सुबह के 8 बजते ही घड़ी ने बार-बार अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। आरज़ू जो अभी तक बिस्तर में लेटी अंगड़ाइयाँ ले रही थी, आवाज़ सुनकर एक झटके से खड़ी हुई और तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। कपड़े बदलकर निकलने के बाद वो कमरे से बाहर आई, तो उसकी वालिदा अमीना बेगम नाश्ते की मेज़ सजा चुकी थी। "कितनी देर तक सोती रहती हो तुम? और आज तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना था, उसके बावजूद भी?" उन्होंने उसे डाँटा तो कंधे उचकाकर वहीं बैठ गई। अम्मी बस रात को एक सीज़न देखने बैठ गई थी, तो 3 बजे जाकर नींद आई, इसलिए देर हो गई। ये सुनकर मीना बेगम ने अपने जूते की तरफ इशारा किया। अच्छा, सुबह ही सुबह क्या नाश्ते के बजाय जूसे से मेरी खातिर दुआजा करेंगी आप? आरज़ू ने इन्हें छेड़ते हुए कहा तो मीना बेगम सर झटक कर अंदर आ गई थी। तभी से दादा जान सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दिए। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी। दादा जान, मुझे दुआ दीजिए, आज मेरा इंटरव्यू का दिन है। दुआ कीजिए कि आज तो कोई मुझे ऑफिस में अपने रख ले। और जिन्होंने कुछ इस तरह बेचारगी से कहा कि उसके दादा ने मुस्कुराते उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। हाँ बेटा, जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुराती हुई मुड़ी थी कि दादाजान ने उसे पुकारा। आरज़ू बेटा, बात सुनो। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे चलते हुए आगे आए तो आरज़ू ने चमकती आंखों से उन्हें देखा। जी दादाजान, कहिए। दादाजान ने उसी वक्त 500 का एक नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा। आरज़ू की आंखें नम हो गई थी। ये रख लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। आरज़ू ने मोहब्बत से झुककर उनके हाथ को छुआ और फिर दुआएं पढ़ते हुए तेजी से घर से बाहर निकल गई। अभी वो सड़क के दरमियान पहुंची ही थी कि दूर से तेज रफ्तार गाड़ी आती दिखाई थी और सामने से आती मोटरसाइकिल सवार को बचाते गाड़ी दीवार में जोर से जाकर लगी और उलटने से बच गई। सड़क इस वक्त सुनसान थी, सिवाय आरज़ू के। वो मोटरसाइकिल सवार था जो डरकर खुद ही भाग गया। उफ अल्लाह, इन अंकल को चोट लगी है। वो फौरन से गाड़ी के सामने आई और झुककर गाड़ी के अंदर झांका तो अंकल अपने सर से हाथ रखे खून को बहने से रोक रहे थे। अंकल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आरज़ू ने कहा तो उन्होंने फौरन से हाँ में सर हिलाया। तो आरज़ू ने दरवाजा खोला और उन्हें सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उन्हें सहारा देकर सड़क से दोबारा अपने घर की तरफ ले आई, जो सड़क से सिर्फ 1 मिनट के फासले पर था। अरे, तुम तो अभी गई थी। उसकी वालदा ने इसकी आवाज सुनी तो दरवाजा खोलते हुए बुड़बुड़ाई, लेकिन दरवाजा खोलकर सामने जख्मी शख्स को देखा तो हैरत से उनकी आंखें फैल गई। ये कौन है आरज़ू? जाने पहचाने से लगते हैं। आरज़ू ने अपनी अम्मी का सवाल नजरअंदाज किया और अंकल को अंदर सोफे पर बैठाया। अम्मी, आप बैठी, अंकल मैं पानी लाती हूँ, आपकी ड्रेसिंग भी कर देती हूँ। वो तेजी से दौड़कर किचन में गई, उन्हें पानी का गिलास थमाया और अगले ही लम्हे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई। दादा जान जो चहलकदमी के लिए निकले हुए थे वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो बड़ी महारत से रुई पानी में डुबोकर उनके जख्म को साफ करने लगी थी और फिर पायोडीन लगाकर उन्हें पट्टी कर दी थी। अब आप ठीक है अंकल? उसने वहां मौजूद अजनबी शख्स से पूछा तो मुस्कुरा दिया। खुदा तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे बेटा, बहुत खुश नसीब है आपकी। आपकी बेटी ने मुझे सहारा दिया, बल्कि यहाँ तक लेके आए, फिर मेरी मरहम पट्टी भी की। दादाजान ने उनकी बात सुनकर सोफे पर बैठते उन्हें गौर से देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा बेटा कि तुम गहरे से कहीं मैंने तुम्हें देख रखा है? दादाजान उनकी आंखों में देखते हुए गौर करने लगे, तभी एकदम उनके जहन में चमका हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? कि तुम सराज अंसारी तो नहीं हो? ये सुनकर वहां बैठे अंकल चौंक उठे और आरजू ने भी हैरत से ये सब देखा। मैं वाकई में सराज अंसारी हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अब वो अंकल भी अपनी तकलीफ भूलकर दादाजान पर गौर करने लगे। कहीं आप शाहजमान के वालिद हैं तो नहीं है? ये सुनकर दादाजान ने फौरन से हाँ में सर हिलाया तो अगले लम्हे सिराज अंसारी फौरन से उनके गले मिले। कुदरत ने हमें कैसे मिलाया यकीन ही नहीं आता। कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे गायब हुए कि दोबारा पलट कर ही न पूछा। आरजू ने उनकी बात सुनकर वो फौरन से बीच में लुकमा दिया। दादाजान, ये क्यों, कौन है? क्या आप इन्हें जानते हैं? दादाजान ने हंसते हुए सिराज अंसारी का तारुफ उससे कराया। सिराज और शाहजमान यकजान दो कालिब थे, बचपन से बेहतरीन दोस्त। बल्कि सिराज की तो शादी भी जल्द हो गई थी, उनका बेटा और हाँ तो हमारे घर भी आता था। तुम छोटी सी थी, खेलती थी उसके साथ, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा। सिराज अंसारी साहब ने सुना तो मुस्कुरा दिया। बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा बन गया है। अब तो उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, बहुत मसरूफ रहता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। तभी आरजू ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। उफ अल्लाह, अंकल प्लीज दुआ कीजिएगा, मेरे लिए आज मेरा इंटरव्यू है। वो फाइल सीने से लगाए बैग कंधे पर टिकाए जाने लगी तो पीछे से सिराज अंसारी साहब की आवाज सुनाई दी। खुदा तुम्हें कामयाब करे, और अगर कोई मसला दरपेश हो तो मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहां तुम्हें रख लूंगा। आरजू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और गेट से बाहर निकल गई। बस में जैसे तैसे आकर वो आईफा टावर्स के सामने रुकी और बड़ी ही शोवर शीशों वाली इमारत देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तो मेरी किस्मत यहाँ मुझे ले ही आई। वो बड़बड़ाई और तेजी से दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ आई। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही रश था, लगता है सबसे ज्यादा लेट हो गई। तभी इसके बराबर में कितना ही शानदार शख्सियत का मालिक शख्स आकर खड़ा हो गया।
जिसे यूं खुद से बातें करता देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया। अरे बाबा, ये लिफ्ट भी ऐसे वक्त में क्यों बंद हो जाती है? वो बेजार हुई और लिफ्ट के बंद होने से पहले ही छलांग लगाकर अंदर घुस गई। इस दौरान सामने खड़ा शख्स भी अंदर दाखिल होता सीधा उससे टकरा गया। दोनों के हाथों से चीजें नीचे गिर गई। फाइल के कागजात, लैप, लिप ग्लोस, मोबाइल सब बिखर गया। आरजू ने फौरन 2 कदम पीछे हटकर आंखें तुरछी की। माफ कीजिएगा, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो शख्स जिसने सफेद शर्ट पर काला कोट पहन रखा था, किसी चॉकलेटी हीरो की तरह जाजिब नजर था, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया। शायद आपको ज्यादा ही जल्दी में थी। आरजू मुस्कुराई। मैं? जी जनाब, इंतहाई जल्दी में हूँ। इंटरव्यू देना है, नौकरी जीत कर आनी है। ये कहकर वो झुक कर अपनी चीजें उठाने लगी। फिर सीधी होकर फौरन लिफ्ट के सारे बटन एक साथ दबा दिए। उस शख्स ने हैरानी से उसके हाथ की तरफ देखा। ये क्या किया आपने? सेफ्टी। कभी सुना है? अगर लिफ्ट अटक जाए तो हर मंजिल का बटन दबाना जरूरी होता है। टीवी में देखा था। उफ, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। आरजू ने उसकी नागवारी से देखते जरा भी परवाह न किया और अपने पर्स से छोटा सा शीशा निकालकर चेहरा देखने लगी। लिपस्टिक दुरुस्त की, बाल ठीक लग रहे थे। अचानक से उसने साथ खड़े शख्स से सवाल किया तो वो गड़बड़ाया। ठीक है, आहिस्ते से जवाब देते उसने गौर से आरजू को देखा था। वैसे आप यहाँ जॉब करते हैं? आरजू ने सवाल किया और अपने हाथ में पकड़े चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगी। हाँ करता हूँ, आरजू ने कहकर लगा। अच्छा, तो फिर आपको पता होगा ना कि यहाँ का बॉस कैसा है? मैंने सुन रखा कि आईफा टावर कंपनी का बॉस बड़ा ही खड़ूस है। सामने खड़े अजनबी की आंखें हैरत से फैली। खड़ूस? जी जी, यानी इतना सख्त है कि अगर कोई 5 मिनट लेट हो जाए तो उसे मीटिंग रूम में बैठा कर लेक्चर दे देता है। कहते हैं कि उसका चेहरा देखकर ही बंदा इस्तीफा देने का सोचने लगता है। वो मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। अपने चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफी में सर लाया। अरे पकड़ लीजिए, खाली खुला ले रही, सिर्फ प्यास लगी है, इसलिए चिप्स पकड़ाते हुए कहा। तो शर्मिंदा होते हुए बोला। लिफ्ट थोड़ा सा झटका खाकर रुकी तो वो पानी पी थी। आरजू के हाथ से बोतल छूटी और वो शख्स के कपड़ों पर गिरी। वो पूरा भीग चुका था। उस शख्स ने जब्त से उसका ये कारनामा देखा। सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। आरजू ने हाथ में पकड़े टिश्यू से साफ करना चाहा तो पीछे हटा। इट्स ओके। वैसे ये बताएं, इतनी तफसील से किसने बताया आपको? आरजू ने कंधे झुकाए। बस सुनी सुनाई बातें हैं, आपको तो पता है कि ऑफिस की सियासत। जुमला मुकम्मल होते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो आरजू ने बगैर देखे तेजी से बाहर कदम रखा। वो चिप्स का पैकेट वहीं अजनबी के पास भूल गई। वो खुदा का शुक्र है बच गई। वो ज़ेरे बुलक बोली और फाइल संभालते हुए इधर उधर देखने लगी। उसके बाल जरा बिखरे हुए थे और सांस फूला हुआ था, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह शोखी झलक रही थी। इंटरव्यू में कहा भाई? वो जल्दी से बोली कि बॉस ना आ जाए, सुना है बड़ा खड़ूस है। उसने बुलंद आवाज में कहा तो चौकीदार ने सामने की तरफ इशारा किया। आरजू ने जल्दी से बाल संवारे, लिप ग्लोस ठीक किया। अल्लाह करे मेरा बॉस खड़ूस ना हो। वो खुद कलामी करते उसने दरवाजा खटखटाया। मैं कमिंग सर? अंदर से मायूस आवाज आई। आई। आरजू ने दरवाजा खुला और अगले लम्हे उसका मुंह खुल गया। आप? सामने कुर्सी पर वही शख्स बैठा था, वही जो अभी लिफ्ट में उससे टकराया था। वो सर झुकाए फाइल दिख रहा था, चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। आरजू 2 कदम अंदर आई, जरा हिचकिचाई। अच्छा, तो आप यहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं? जबरदस्त, तो फिर तो आपसे फेवर मांगी जा सकती है ना? फेवर? कौन सी फेवर? उसने आईब्रो इकट्ठी करके पूछा तो आरजू ने मासूमियत से उसे देखा। बस अपने बॉस से कहेगा कि मेरी सिलेक्शन कर ले। आखिर लिफ्ट में हमारी थोड़ी दोस्ती तो हुई थी ना? वो तंज भरी नजरों से उसे देखने लगी। दोस्ती? लिफ्ट में? आरजू वही कुर्सी खींच कर बैठ गई। हाँ भैया, भूल गए? मैंने सेफ्टी बटन दबाकर लिफ्ट को अटकने से बचाया। अब इतनी फेवर तो बनती है ना? वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और अपना हाथ ठोड़ी पर रखा। और अगर मैं कहूँ कि आपकी सेफ्टी से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है तो? आरजू फौरन हंसी। ओह, तो आप वो बॉस के हमायती लगते हैं। चले, फेवर न सही थोड़ा सा रेफरेंस ही दे दीजिएगा। आप कहेंगे तो बॉस फौरन मान जाएंगे। उसने होंठों को किनारे दबाए। आप वाकई बहुत कॉन्फिडेंट है। आरजू ने अपनी फर्जी कॉलर डाले। बस सर, कॉन्फिडेंट तो कामयाबी की चाबी है। वो फखर से बोली। आप देखिएगा, अगर मुझे नौकरी मिली तो बॉस भी मुस्कुराने लगेंगे। उसे फाइल बंद की और संजीदा लहजे में उसकी तरफ देखा। मिस आरजू? आरजू चौंकी। 1 मिनट, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैंने तो अभी बताया ही नहीं। वो सीधा होकर बैठ गया, दोनों हाथ मेज पर रखे और प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। क्योंकि मेरे पास आपकी सीवी की कॉपी है और मैं ही आपका इंटरव्यू कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ, मिस्टर ओरहान अंसारी। आरजू के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या आप सीईओ हैं? जी, जिस खड़ूस बॉस के बारे में आपने लिफ्ट में पूरा नॉवल सुना दिया था ना, वो मैं ही हूँ। आरजू का मुंह खुल गया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही तारीफ के तौर पर कहा था। अच्छा, मैंने तो कभी किसी को किसी की तारीफ में खड़ूस कहते नहीं सुना। बॉस ने सीने पर बाजू लपेट कर कहा। खड़ूस मतलब
प्रोफेशनल होता है, सक नहीं। आरजू ने सर झुकाकर कहा, वाह भाई, नई डिक्शनरी इजाद कर दी है आपने। उसने तन से कहा। आरजू शर्मिंदा शर्मिंदा सी दिखाई देने लगी। आरजू ने हिचकिचाते हुए मुस्कुराहट दी। नहीं सॉरी, मैं वाकई नहीं जानती थी आप। चलिए छोड़े, इंटरव्यू शुरू करते हैं। और हाथ में कलम उठाया और सीधा सवाल दाग दिया, आपने अपनी आखिरी नौकरी क्यों छोड़ी? आरजू ने गला खनकारा। सर वहाँ के बॉस बहुत सख्त मिजाज थे, हर वक्त डांटते रहते थे, बस मैं बर्दाश्त न कर सकी। और हाँ ने संजीदगी से उसे देखा। समझ गया। अच्छा ये बताएं, आपको कोई सीनियर कुछ सिखाए और आपको वो बात समझना है तो आप क्या करेंगी? मैं गूगल कर लूंगी। सर, उसने बेफिक्री से कहा, गूगल? जी सर, इंसान बेजार हो जाता है ना, गूगल नहीं। वो हंसी लेकिन अरहान चुप रहा। मिस आरजू, यहाँ हम गूगल से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वालों को रखते हैं। आरजू ने हल्के से लब काटे, यानी मैं फेल हो गई? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको मजाहिया शो के लिए जाना चाहिए, कारपोरेट ऑफिस के लिए नहीं। आरजू का मुंह खुल गया। सर मैं बहुत सीरियस हूँ जॉब के लिए। वाकई? लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। अरहान ने कलम रख दिया। माफ कीजिएगा लेकिन हमारी कंपनी में गैर संजीदा लोगों की कोई जगह नहीं। आप सिलेक्ट नहीं की गई। आरजू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। लेकिन सर, वो मिनमिनाई। इंटरव्यू खत्म मिस आरजू, आप जा सकती हैं। वो उठी और हॉर्न पीछकर उसने पर्स कंधे पर लटकाया और दरवाजे तक पहुंची। आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर खरूस, वो ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई। मेज पर झुककर फाइल देखते और अरहान ने मेज बराबर ये सुना था। और अरहान के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सुबह सुबह नमूनों से पाला पड़ जाता है, उसने आरजू की तरफ देखते बगैर खुद से कहा। आरजू मायूसी से ऑफिस के गेट से बाहर निकल गई। चेहरे पर नाउम्मीदी रकम भी थी और दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि मेरी किस्मत का इंटरव्यू शायद कभी पास ही नहीं होता। वो बुड़बुड़ाती ही जा रही थी। बॉस नहीं, जिल्लात था वो, था रूखा इंसान जिसे मुस्कुराहट पर टैक्स लगता हो। इसी स्लव से सामने एक मानुस सा चेहरा दिखाई दिया। अरे अंकल, आप यहाँ? सिराज इंसारी को ऑफिस में देखकर वो उछल पड़ी। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल ने हैरत से पूछा। आरजू ने फौरन मुंह बसोड़ा। अंकल बस क्या बताओ, यहाँ का बॉस बहुत बेमुरवत है, मुझे नौकरी ही नहीं दी। कहता है कि गैर संजीदा लोग ऑफिस के लायक नहीं। अब अम्मी बोलेंगी, देख लिया ख्वाबों की दुनिया में रहने का नतीजा, अब बर्तन रगड़ो, झाड़ू लगाओ। आरजू की बात पर वो हंस पड़े। अरे तुम तो बहुत दलील लगते हो, आओ जरा मैं इस बदलिहाज बॉस से बात करता हूँ। आरजू ने चौंक कर देखा। अंकल आप जाएंगे? तो बंदा नजर से ही डांट देता है। अरे बेटी तुम चलो तो मेरे साथ, देखते हैं कितना डराता है। वो दोनों चलते चलते दोबारा उसी ऑफिस में दाखिल हो गए। रिसेप्शनिस्ट घबरा कर खड़ी हो गई। सर आप इस वक्त? बेटा कह दो सिराज साहब आए हैं। आरजू ने पलके झुकाई। कौन सा है? सिराज इंसारी साहब को। क्या आप अरहान इंसारी के? जी बेटा, मैं उसका वालिद हूँ। आरजू की आंखें हैरत से फैल गई। उफ अल्लाह, आज का दिन ही खराब है। फौरन से उनके पीछे आई। कमरे का दरवाजा खुला। अरहान ने जब अपने वालिद को देखा तो फौरन खड़ा हुआ। बाबा आप अचानक क्या? इंसारी साहब ने मुस्कुरा कर देखा। मैं जरा तुम्हारी ऑफिस की सख्ती देखने आया था। बेटा ये लड़की तुम्हें इंटरव्यू देने आई है। अरहान ने एक नजर आरजू पर डाली। जी बाबा मिली थी और तब से मेरा बीपी मुसलसल हाई है। वो बुड़बुड़ाया था। अरहान इस लड़की में जान है, ये ऑफिस में रौनक ले आएगी। बाबा ये रौनक नहीं लाएगी, क़यामत लाएगी। अरहान को गुस्सा आ गया था। अंकल आपने तो दिल जीत लिया, माने या ना माने, मैं कल से आपके ऑफिस में आ रही हूँ। और अरहान ने हैरान होकर उसे देखा। किसके कहने पर? वो दिल मिलाया। आपके बाबा के कहने पर? वैसे भी किस्मत खुद चल कर आए तो इनकार बदतमीजी होती है। मलिक साहब ने हंसते उसे देखा। ठीक कहा बेटा, कल से मिस आरजू हमारी टीम का हिस्सा है। और हान ने सर पकड़ लिया था। बाबा अब ऑफिस चला रहे हैं, सर्किस खोलने का इरादा है। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। बस बेटा ये तय रहा, आरजू कल से नौकरी शुरू करेगी। और हान ने बेबसी से कुर्सी से टेक लगाई। ये लड़की नहीं, कुदरत का इम्तिहान है। सिराज साहब ने अपना फैसला सुनाकर जा चुके थे और जाते जाते आरजू ने उसे जताती हुई निगाहों से देखा था। हान बेबस होकर रह गया था। उसे ऑफिस ज्वाइन किए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में अरहान काफी मसरूफ रहा था। उसे सीनियर काशिफ महमूद को उसे रिपोर्ट सिखाने का कहा था और कल उसने अपनी जिंदगी की पहली रिपोर्ट काशिफ महमूद को चेक किए बगैर डायरेक्टर सर अरहान की को ईमेल कर दी थी। अगली सुबह आरजू चहकती हुई ऑफिस पहुंची, हाथ में कॉफी का कप, कान में एयरफोन और चेहरे पर वही बेफिक्री छाई हुई थी। आज तो सर खुद तारीफ करेंगे, कल की रिपोर्ट में मैंने बड़ा दिल लगा कर काम किया। उसने अपनी कॉलीग रिमशा से कहा तो वो हंसी थी। सर अरहान और किसी की तारीफ करें ये नामुमकिन सी बात है। आरजू ने इसे कीना तो निगाहों से घूरा और इस नामुमकिन को आरजू ही मुमकिन मुमकिन बना सकती है। उसने एक अदा से अपने बाल पीछे किए, लेकिन किस्मत शायद बंक पीकर सो गई थी। अरहान मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में गहरा गुस्सा था और हाथ में फाइल थी और आरजू की रिपोर्ट अटैच की हुई थी। मेरा मिस आरजू, आवाज इतनी सख्ती कि पूरे मीटिंग रूम चौंक गया। जी सर,
गुड मॉर्निंग। वो फौरन से मुतवजा हुई और जवाब दिया ही था कि अरहान ने उसकी बात काटी। गुड मॉर्निंग छोड़े, ये देखिए। उसने फाइल मेज पर पढ़ी। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? हारसू ने मासूमियत से उसे देखा। दिल जोर से धड़क रहा था और हान का गुस्सा उसे अंदर तक हिला कर रख गया। सर, मैंने थोड़ा क्रिएटिव अंदाज में किया, इसलिए कि क्रिएटिव? अरहान का लहजा खंजर बन गया। अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में इमोजी क्यों लगाया? सीरियसली? पूरे ऑफिस में अपनी हंसी दबाने लगा था वो। सर, वो रिपोर्ट थोड़ी बोरिंग थी इसलिए। वो मिनमिनाई। बोरिंग? और हान चिल्लाया, ये कोई कार्टून शो नहीं है चल रहा, ये कंपनी है। ऐसे लोग जो ऑफिस को मजाक समझता है यहाँ के काबिल नहीं है। सिफारशी लोगों का यही हाल होता है। वो फाइल वहीं पटक कर से खूनख्वार निगाहों से देखने लगा। आरजू के चेहरे पर एक साया सा रसा। पूरा ऑफिस खामोश था। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। उसका लहजा रोन गया। मुझे अफसोस है, इन प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए सिर्फ सॉरी काफी नहीं होता। और हान ये कहकर चला गया। आरजू के हाथ कपकपा रहे थे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई, पर जैसे जैसे आंसू सूखते गए उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की जगह शरारत उतरने लगी। ठीक है जनाब बॉस साहब, वो आहिस्ता सा बुड़बुड़ाई। आपने सबके सामने मुझे रुलाया ना, अब मैं अपना पूरा इंतकाम लूंगी। ये कहकर उसने मुस्कुराकर लैपटॉप खोला और नोट पैड में एक नोट लिखा। प्लान ए, बास को नाको चरे चबाना। उसके लबों पर मुस्कुराहट लौटी। वो आरजू थी जो हारती नहीं थी, बस अगला प्लान बनाने बैठ जाती थी। अगली सुबह आरजू दफ्तर पहुंची तो चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। इस बात को रिमशा ने फौरन नोट कर लिया। क्या बात है मोहतरमा, तो लग रहा किसी मिशन पर आई हो। आरजू ने लबों पर उंगली रखी। चुप, आज बॉस से इंतकाम का दिन है। मतलब? रिमशा ने हैरत से उससे पूछा। आरजू ने पर्स से छोटा सा रबड़ का चूहा निकाला। रिमशा की चीख बुलंद होते होते रह गई थी। ये तुम क्या लाई हो यहाँ पर? वो डर कर पीछे हट। आरजू ने आंख दबाई। कल जिस तरह उस खड़ूस बॉस ने सबके सामने मुझे सिफारशी खाना, इस बात का बदला मैं ये ले रही हूँ। रिमशा ने ठटक कर उसे देखा। और हान इस वक्त एक अहम क्लाइंट मीटिंग की तैयारी में मसरूफ था। मीटिंग शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी थे जब आरजू दबे पांव उसके केबिन में दाखिल हुई। सर, अपनी तैयारी तो काफी अच्छी की है। आरजू की बात सुनकर उसने फाइल से सर उठाया। हर चीज से लिखे से रखी थी। वो पहली बार मुस्कुराया। बस एक चीज की कमी है। उसे बातों में लगाकर दराज के पास से और कुछ ढूंढने के बहाने दराज खुला, लेकिन अरहान उसकी तरफ मुतवजा नहीं था। आरजू ने पलक चिपकते मेज के नीचे मौजूद दराज में वो चूहा रख दिया। ठीक वही दराज जिसमें अरहान अपने मार्कर्स वगैरह फाइल में रखता था। वो जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल आई। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में सब अहम लोग बैठे थे और लेनन वाला क्लाइंट भी मौजूद था। और हान प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देकर कुर्सी पर बैठा और मार्क करने के लिए जैसे ही उसने मेज के दराज से मारकर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां उसका हाथ नरम मुलायम नकली चूहे पर पड़ा। वो जोरदार आवाज में चीखा, ये क्या है? उछल कर पीछे की तरफ हटा। क्लाइंट ने चौंक कर उसे देखा। खैरियत तो है ना मिस्टर ओरहान? वो दराज में कोई चीज थी, कोई मखलूक। वो हवास भागता सा था। सब अचानक ही हुआ। इसलिए मैं आरजू बाहर से गुजरी तो मुंह पर हाथ रख के हंसी दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। ऑफिस के तमाम लोग भी मीटिंग रूम के बाहर तमाशा देख रहे थे। फरहान ने मार्कर की जगह चूहा उठाकर देखा। प्लास्टिक का था, बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था। ये शायद किसी का प्रैंक है। ओबा मुश्किल मुस्कुराया। वाह सर, आपका ऑफिस बड़ा क्रिएटिव है। लंदन वाले क्लाइंट ने कहा तो आरजू की हंसी दब न सकी। जी सर, यहाँ सब इन्वेंटिव आइडियाज पर यकीन रखते हैं। और हान की निगाह सीधी आरजू पर पड़ी। उसकी आंखें चमक बता रही थी कि वही मुजरिम है। उसने सीने पर बाजू लपेटकर आरजू को घूरा। मिस आरजू, बाद में आपसे इस क्रिएटिविटी पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वो चौंक कर से देखने लगी और फौरन से वहां से भाग गई। ऑफिस की दोपहर मामूल से ज्यादा भारी थी। खिड़कियों से आती रोशनी भी जैसे मानित पड़ गई थी। आरजू के दिल में अभी तक चूहे वाले कामयाब मिशन की खुशी बाकी थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, तूफान का इशारा थी। वो लंच टाइम से फारिग हुई तो फोन की बेल बजी। मिस आरजू, फौरन में केबल में आ जा। और हान की आवाज इतनी ठंडी थी कि दिल के अंदर तक सर्दी उतर गई। आरजू ने अपने बाल ठीक किए और हल्की मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। जी सर, बुलाया था? और हान उठकर मेज के पास आया। उसकी नजरें चुपती हुई थी, लहजे में गुस्सा छुपा था। बिल्कुल बिल्कुल, आए, मैंने आपको हिसाब लेने के लिए बुलाया है। आरजू ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। सर, मैंने क्या? वो बात मुकम्मल भी ना कर सकी। चुप। उसने हाथ उठाया। तुम्हें पता है आज की मीटिंग मेरे लिए कितनी अहम थी? क्लाइंट लंदन से आया था और तुमने तुमने मेरे दराज में चूहा रख दिया। आरजू के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आते आते रुक गई। सर, वो तो बस मैं क्या वो बस। अरहान ने गुस्से में फाइल मेज पर दे मारी। आवाज दीवारों से टकरा गई। आरजू एकदम पीछे हटी, दिल धक से रह गया। मैंने बस थोड़ा सा हल्का माहौल बनाने की। हल्का? तुमने पूरे ऑफिस की इज्जत उतार दी है। तुम्हें पता है
सबके सामने किस तरह मुझे सबकी का निशाना बनाया गया। वो गुस्से से करीब आया तो दीवार से जा लगी। वो इस पर झुका, दान हिचकिचाते और उंगली उठाकर से वार्निंग दी, मिस आरज़ू, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो असूल सीखो, वरना दरवाजा वो रहा। वो एकदम उसे पीछे हटाकर आरज़ू का अटका सांस बहाल हुआ। आरज़ू ने नीचे नजरें उठाकर उसे देखा। तुम्हें सिर्फ अपने बाबा की वजह से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और हान तलक हंसी हंसा। आरज़ू की आंखों में नमी चमकी। सर, मैंने अंकल नहीं, मेरी मेहनत ने यहाँ रखा है। वो रो पड़ी थी बस। और हान ने मेज पर हाथ मारा। मुझे वजाहत नहीं चाहिए। एक गेटअप में तुम्हारा इस्तीफा मेरे टेबल पर होना चाहिए, समझी। आरज़ू ने एक नजर उसे देखा। अगर आपके बाबा होते तो वो कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। और हान लम्हा भर को ठटक गया। मैं अपने बाप का बेटा जरूर, मगर ऑफिस के मामले में मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है। आरज़ू के कदम भारी हो गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, दिल जैसे किसी बोझ से दबा हुआ था। बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठते उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है मिस्टर औरहान खान, वो आहिस्ती से बुड़बुड़ाई। 1 घंटे में इस्तीफा तो मिलेगा, पर उससे पहले आपको एहसास भी मिलेगा कि आरज़ू कौन है। उसने गहरा सांस भरा, आंखों से आंसू साफ किए, लैपटॉप ऑन किया। जब नौकरी जानी है तो क्यों ना थोड़ा स्टाइल में जाए। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां जमाई। मोहतरम बॉस, जिन्हें दुनिया मिस्टर औरहान अंसारी के नाम से जानती है, और मैं दिल ही दिल में कुछ और नामों से पुकारती हूँ, मैं आरज़ू फातिमा आज बाकायदा ऐलान करती हूँ कि मैं इस प्रेशर कुकर ऑफिस से इस्तीफा दे रही हूँ, जहाँ चाहे हमेशा ठंडी बॉस के चेयर पर 12 बजे रहते हैं। और मुझे याद है, जब पहली बार लिफ्ट में मैं आपसे मिली थी तब लगा था किसी रोमांटिक ड्रामे की हीरो है। फिर पता चला आप तो कारपोरेट विलन की लेवल पर है। मैंने दिल लगाकर काम किया, रिपोर्ट्स बनाई, ईमेल्स भेजी, लेकिन आपको हर चीज में गलती ही दिखती रही। चूहा वाला वाकया जुर्म है तो मैं मानती हूँ, पर सर, वो चूहा तो प्लास्टिक का था। लिहाजा मैं ये इस्तीफा देती हूँ। आंखों में खुशी के आंसू और दिल में आजादी की खुशबू है, और दिमाग में यही ख्याल है कि सर, आपसे बचना ही कामयाबी है। इख्तिताम पर एक छोटा सा मशवरा, सर कभी हंसने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आरजू फातिमा, जिसने आखिरकार हिम्मत कर ली थी, अपने कमरे में बैठे अरहान ने ये ईमेल रिसीव की और पढ़कर जोरदार कहका लगाया। शुक्र है जान छूटी इस आफत की पुड़िया से। उसने इस्तीफा डिलीट करते आजादी की एक गहरी सांस ली। और हम जैसे ही शाम को घर अंदर दाखिल हुआ तो वनीला और चॉकलेट की महक ने उसका इस्तकबाल किया। उसने उलझकर कोट उतारा और वाजों के ताक़ुब में किचन की तरफ बढ़ा। किचन का मंजर देखकर भटक गया। काउंटर पर आटा बिखरा था, वेटर घूम रहा था और दरमियान सफेद एप्रन पहने आरजू हंसती हुई चॉकलेट क्रीम से केक पर दिल बना रही थी। उसके बाबा कुर्सी पर बैठे मजे से ले लेकर चाय पी रहे थे। एक बुजुर्ग उनके पास मुस्कुराकर कुछ सुना रहे थे और एक खातून हंसते हुए पुराने किस्सों की याद ताजा कर रही थी। और अरहान के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने गहरी सांस ली। अस्सलाम वालेकुम, वो बामुश्किल बोला। दादाजान ने चौंक कर देखा, पे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे फरहान बेटा, आओ आओ, कहाँ थे इतने दिनों से, याद है? बचपन में आते थे तो यही किचन मैदान जंग बन जाता था। वो झीम कर मुस्कुराहट से याद आ गया कि ये तो शाहजमान अंकल के वालिद साहब थे। जी दादा, याद है। दादाजान ने मोहब्बत से बाजू फैलाकर उसे गले लगाया। आज तो लग रहा है कि घर फिर से घर बन गया। और हान ने नजरें चुराई। उसकी नजर आरजू पर गई, जो अब बिल्कुल खामोश थी, होंठ सख्ती से भींच रखे थे। उसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ? आरजू ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। अंकल से मिलने आई थी। उसका लहजा सर्द लहजा था। और हान ने पल भर में उसे देखा, वही चुलबुली लड़की जो ऑफिस में तंज के तीर चला रही थी, आज इतनी पुरसुकून, इतनी खामोश कैसे? दादाजान ने हान को पुकारा। बेटा, आज का केक आरजू ने बनाया, तुम भी खाओगे? और हान के लोगों पर हल्की मुस्कुराहट आई। जी दादा, क्यों नहीं। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया और उसके वालिद साहब ने जिक्र किया था कि आरजू शाहजमान अंकल की बेटी है। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। आरजू बिल्कुल चुप थी और हान की नजरें बार बार उसका तवाफ कर रही थी कि शायद जो वो कुछ कहे, पर ऐसा ना हो सका। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर वापस लौट गए। शाम ढल चुकी थी। किचन में मक्खन की खुशबू फैली हुई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाबा जान के साथ वो बातें करती, उसकी नजर सामने मेज पर रखे बॉक्स पर गई, जिसमें सुनहरी रिबन बंधी हुई थी और साथ ही छोटा सा रेड कलर का कार्ड था। उसे फौरन से उठाकर पढ़ा। ये मंगनी की दावत का कार्ड था जो आरजू फातिमा की तरफ से दिया गया था। और हान का दिल एक लम्हे को थम सा गया। मंगनी? तो बुड़बुड़ा है। कार्ड को उंगलियों पर पकड़े वो बाबा के पास गया। बाबा, ये कार्ड? बाबा ने चाय का घूंट लेते मुस्कुराते उसे देखा। हाँ बेटा, आरजू अपनी मंगनी की दावत देने आई थी, बड़ी अच्छी बच्ची है। और हान ने कार्ड पर नजरें गाड़ दी और हान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसे एहसास हुआ कि आरजू ने झूठ नहीं बल्कि डाल बनाई थी ताकि उसके बाबा उस पर गुस्सा ना करे। उसने अपनी मंगनी का बहाना बनाकर उसकी इज्जत बचा ली थी। बेटा, तुम्हें पता है, मैं कल बहुत नाराज होने वाला था। सोचा था कि पूछूंगा तुमसे कि तुमने इतनी मुख्ती लड़की को क्यों निकाला, लेकिन जब पता चला कि वो खुद जा रही है तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। और हान के लोगों पर एक तलक सी मुस्कुराहट आई। ओह, तो वाकई बहुत समझदार निकली बाबा।
उसके दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। किचन में अपनी आरजू के बनाए केक की खुशबू थी, मगर उस खुशबू में एक छुपा हुआ राज था जिसने अरहान के गुरूर को मीठे अंदाज में शिकस्त दे दी थी। सुबह का वक्त था। अरहान अभी ऑफिस की तैयारी में मसरूफ था। सुबह शर्ट के बटन लगाते हुए मोबाइल पर वो मीटिंग की फाइल देख रहा था कि पीछे से बाबा की आवाज आई, अरहान बेटा, आज शाम जल्दी आ जाना। अरहान ने नजरें उठाए बगैर कहा, क्यों बाबा, कोई खास बात? सिराज इंसानी मुस्कुराकर अखबार तय करते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, हाँ बहुत खास। शाहजहान साहब आए हैं बैरून मुल्क से, आरजू की खुशी में शामिल होने के लिए। पुराना ताल्लुक है, इनकार नहीं हो सकता। पूरा खानदान होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाबा, फ्लाइट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकूंगा। सिराज इंसानी ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और गहरी नजर से बेटे को देखा। क्लाइंट कल भी मिल सकता है, तुम अपने पुराने दोस्त की खुशी हर रोज नहीं देखी जाती, और मैं नहीं चाहता क्या शाहजहां ये समझे कि इंसारी फैमिली बदल गई है। बाबा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वो बेजार हुआ। मुझे इस तरह के फंक्शंस में जाना पसंद ही नहीं है। वैसे भी अजनबी लोगों में क्या मजा। बाबा आप संजीदगी से उसे देखने लगे। अजनबी नहीं बेटा, अपने लोग हैं। और हाँ ने चुप रहकर खुद को कंट्रोल किया। ठीक है, ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। बाबा मुस्कुरा दिया। कोशिश नहीं, यकीन दहानी चाहिए। शाहजमान के सामने हमारी इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ हो। और हाँ ने सर झुकाकर रजामंदी जाहिर कर दी। जी, जैसे आप कहें। बाबा उठकर बाहर चला गया और हान आईने के सामने खड़ा हल्की मुस्कुराहट लबों पर आई। अजीब दिन होगा आज का। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। शाम के 6 बजे जब वो शाहजहां हाउस पहुंचा तो गेट पर ही कारों की कतार लगी हुई थी। अंदर दाखिल हुआ तो हर चीज मुस्कुराता नजर आ रही थी। मंगनी की तकरीब घर में ही रखी गई थी। अभी वो अंदर दाखिल हुआ था, आपी, कि अचानक एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ है और उसके हाथ में मौजूद ग्लास सीधा और हान के सफेद शर्ट पर गिर गया। ओह माय गॉड! उसे गुस्सा आ गया। आरजू की अम्मी फौरन उसके पास आई। बेटा ऊपर जाकर साफ कर लो। और हान ने बनाई चढ़ाई और ऊपर किस तरफ वो पूछने लगा। लेकिन इज्जत की अम्मी आगे बढ़ गई और बादल नाखास्ता ऊपर उसे चला गया। सीढ़ियों पर कदम रखते नीचे से कहकों की आवाजें गूंज रही थी। लड़के वाले आ गए थे। वो रुक सा गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन क्यों वो खुद नहीं जानता था। वो अपने अंदाजे से सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला था। कमरे में मध्यम रोशनी थी और सामने आईने के पास आरजू खड़ी थी, हल्की गुलाबी फ्रॉक में, बालों में मोतिया के फूल और कानों में छोटे झुमके पहने। वो बेहद प्यारी लग रही थी। वो कुछ ढूंढने में मसरूफ था और हान के कदम जिससे जमीन पर बेबस हो गए। क्या वाकई ये वही है जो ऑफिस में हर वक्त बोलती रहती थी? उसने सोचा। उसे लंबी आरजू पलटी और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते उससे बुरी तरह से टकरा गई। वो सॉरी, वो घबरा गई। नजरें उठाकर देखा तो सामने अरहान खड़ा था। आप? अरहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। जी, मैं अपने कपड़े साफ करने आया था, बस आप प्यारी लग रही है। और हान सीने पर बाजू लपेट कर मुस्कुराया। आरजू ने हैरत से भवें चुकाई। इतनी हसरत से क्यों कह रहे हैं सर? वैसे एक बात कहूँ? फरहान ने दिलचस्पी से उसे देखा। क्या? उसने पूछा। आप भी फेयर एंड लवली लगा लिया करें, शायद चेहरा थोड़ा चमक जाए तो शादी जल्दी हो जाए। अरहान के चेहरे पर खफकी छा गई। अब होश में तो है? आप क्या कह रही हैं? आपको कुछ लिहाज नहीं है? आज आपकी मंगनी का दिन है। और आरजू ने शाने झुकाए और उसकी बात काटी। इसीलिए तो खुश हूँ। आज छुट्टी है आपकी बदमिजाजी से। प्लीज आप जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से बोला तो आरजू हंस पड़ी। अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। लेकिन आप गुस्सा ना हो। क्या पता आपकी शादी हो जाए तो चेहरे पर बाहर खिल जाए। उसने बेचते और मुठिया मीची। आरजू, गेट आउट। सॉरी सर, लेकिन याद रखिए ऑफिस नहीं मेरा रूम है, और अगर बुरा लग रहा है तो नीचे रास्ता मौजूद है। और आर्यन के होन मीन से आप बदतमीजी से बढ़कर जिद्दी भी। थैंक यू सर। आरजू ने हंसकर जवाब दिया, फिर आईने में खुद को देखा। अब तो आप मुझे याद करेंगे ना, अपनी ऑफिस की खामोशी में। अपने दुपट्टा ठीक करते सहेलियों की आहमत पर उसके साथ वो नीचे चली आई थी और दरवाजा धड़ाम से बंद करके वो बाहर निकल गई। और हान के चेहरे पर अजीब सा खालीपन उतर आया। कमरे में उसकी खुशबू रह गई थी, जैसे किसी ने शोक रंगों का लम्स छोड़ दिया हो। वो नीचे पहुंचा तो तकरीब शुरू हो चुकी थी। आरज़ू सामने कुर्सी पर बैठी थी, गुलाबी लिबास में मुस्कुराती हुई बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। और उसके चेहरे पर एक अलविही खुशी थी। लोग मुबारकबाद दे रहे थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई दुआएं दे रहा था। और हानी कोने में जाकर खड़ा हुआ। तभी रिमशा ने पास आकर उससे कहा, सर आप भी मुबारक दे रहे, आपके साहब का एम्प्लॉय है। साहब का वो लफ्ज उसके मुंह में चुप गया। उसकी नजर आरजू पर थी। उस सबसे हंस बोल रही थी जैसे दुनिया की फिक्र ही ना हो। कितनी आसानी से चली गई ऑफिस से, और शायद मेरी जिंदगी से भी। वो बुड़बुड़ाया और फिर अपनी इस बात पर वो खुद ही हैरान हो गया था। सुबह के 9 बजे का वक्त था। अरहान ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए बैठा था।
मगर जहन कहीं और ही था। रिपोर्ट्स, चार्ट्स, ईमेल सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। कॉफी का कप हाथ में था मगर वो ठंडी हो गई थी। तभी अचानक उसके फोन की बीप ने खामोशी तोड़ी। नोटिफिकेशन खोला तो आरजू ने उसे पे किया हुआ था। मंगनी की तस्वीर का पूरा एल्बम था और हाल दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। अंगूठा खुद ब खुद स्क्रीन पर चलने लगा। पहली तस्वीर में आरजू गुलाबी जोड़े में खड़ी थी। बाल खुले थे और आंखों में गहरी चमक थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कैप्शन लिखा था, नई जिंदगी नए फैसले। और हान की आगे चंदे आगे फिर दूसरी तस्वीर है सामने आई। स्टेज पर वो अपने मंगेतर से अंगूठी पहनते हुए और हंसी के जुलमट में घड़ी हुई थी। और हान के लबों पर देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर अगले लम्हे दिल भारी हो गया। ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है ना आरजू? उसने खुद से कहा। मगर दिल ने फौरन जवाब दिया, ये शायद वो खुद सिर्फ खुश है मेरे बगैर। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। जहन में वो तमाम लम्हे आने लगे। लिफ्ट वाला सीन जब उसने खड़ूस कहा था, मरा हुआ चूहा जब दराज में रखा गया था और उसने उसे कमरे में बुलाकर डांटा था, इस्तीफा वाला फनी नोट और फिर कल की मंगनी की शाम। उसे वो बात याद आई जब आरजू ने कहा था कि ऑफिस में अब खामोशी गहरी हो जाएगी, क्या आप मुझे याद करेंगे? और बाकी आज ऑफिस गैर मामूली खामोश सा था। काफी मशीन की आवाज, फाइलों की खड़खड़ाहट, सब कुछ बेमायनी सा था। उसके दिल के अंदर अजीब सा इस्तराब था। मैं क्यों देख रहा हूँ ये तस्वीरें बार बार? उसने सर झटक कर फोन मेज पर रख दिया, मगर एक पल बाद फिर से उठा लिया। उसकी नजरें आरजू की आंखों पर रुक गई। वो चमकती हुई आंखें जैसे कुछ कह रही थी, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ, तुम्हारे बगैर भी। और हान ने गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया। काश तुम इतनी आसान ना होती आरजू फातिमा। वो बुड़बुड़ाया, लेकिन लगता है मुझे फेयर एंड लवली लगानी ही पड़ेगी ताकि मेरी मुझे तुम्हारी यादों का गहरा रंग मानित पड़ जाए। वो खिड़की के पास आकर रुक गया। बाहर धूप थी मगर उसके दिल में एक हल्का सा साया उतराया था। पहली बार अरहान अंसारी को महसूस हुआ कि शायद कोई शौक सी लड़की अपनी मुस्कुराहटों के साथ उसकी खुशियों की वकील बन गई है। 2 हफ्ते बाद एयरपोर्ट के गेट से निकलते और हान के कदम बोझल थे। हाथ में ब्रीफकेस थामे हुए था। चेहरे पर थकन थी, दिल में अजीब सा सुकून। पर आखिर काम खत्म हुआ, अब थोड़ा चैन मिलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन गलती पर था वो। आराम करने की बात, वो जैसे ही ऑफिस पहुंचा, रिमशा तेजी से अंदर आया। सर, खुश आमदीद। थैंक यू रिमशा, कोई खास अपडेट? वो मेज पर कागजात रख रही थी, तभी एक रंगीन लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा। ये कार्ड आपके लिए आया है, आरजू फातिमा की तरफ से। अरहान ने झोंक कर लिफाफा उठा लिया। आरजू, दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। कार्ड खुला तो वो नाजुक सा रिबन बंधा था और ऊपर सुनहरी रूप में दिल दहला देने वाला जुमला लिखा था, दावतें निकाह आरजू शराज। 2 दिन बाद तारीख रकम थी। लम्हे के लिए फिजा में जैसे साकित हो गए और हाय की नजरें उस पर जम गई। अभी तो मंगनी हुई थी। उसके लबों से बेचता निकला, इतनी जल्दी निकाह? रिमशा ने आहिस्ता से उसे देखा। जी सर, शराज साहब को सब्र नहीं था शायद, इसलिए आरजू अगले हफ्ते बैरून मुल्क जा रही है। एक हल्की सी खामोशी छा गई। रहा ने कार्ड मेज पर रखा, मगर नजरें हट ना सकी। लिफाफे से आरजू की मुस्कुराहट जिससे झलक रही थी, वही शोक, बेपरवाह और जिंदगी से भरी लड़की अब किसी और की हो रही थी। तो वाकई चली जाएगी, ये सोचते ही दिल में एक अनजानी सी कसक उठी। रिमशा कुछ कहने लगी मगर अरहान ने हाथ से इशारा किया, बस तुम जाओ। दरवाजा बंद हुआ और उसने आहिस्ता से कार्ड उठाया। उंगलियां कपकपा रही थी, उसके लबों से मध्यम सा जुमला उभरा और वो खुद भी साकित हो गया। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता आरजू। वो बुड़बुड़ाया था। आखिर ये तरफ मोहब्बत जानलेवा था। रेस्टोरेंट की रोशनियां मध्यम पड़ने लगी थी तो अरहान ने दिल में अजीब सी गूंज पहल की थी। वो कॉर्नर टेबल पर बैठा अपने कॉलीग से दरमियान मौजूद था। एक ऑफिशियल डिनर था, मगर निगाहें बार बार दरवाजे की सिमटा रही थी और फिर जैसे किसी ने दिल के ऐन बीच पर चोट मारी, वो दुश्मनी जान अंदर दाखिल हुई। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना था, कानों में झूलती चांदी की बालियां थी और आंखों में बेतहाशा चमक थी। मगर आज उसके साथ कोई और था। शराज उसका मंगेतर, उसका होने वाला शौहर। शराज ने उसका हाथ थाम रखा था। वो हंसी जो अरहान ने कभी अपने लिए नहीं चाही थी, आज वो किसी और के लिए लाज ले जा रही थी। सर, ऑर्डर कंफर्म कर दूं? वेटर की आवाज पर वो चौंका। सर हिलाया और गिलास हाथ में उठा लिया, मगर पानी पर जैसे आग बन गया था, गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो चाहता था निगाहें फेर ले, मगर दिल कहाँ मानने वाला था। आरजू की हंसी, उसकी चाल, सब कुछ एक लम्हे में जैसे माजी के सारे दरवाजे खुल गए। और हाँ ने नजर बचाने की कोशिश की, मगर तभी आरजू की निगाह उस पर जा ठहरी। चंद लम्हे लगे थे, 2 आंखों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई मुस्कुराहट उभरी और फिर आरजू ने निगाहें फेरी, जैसे वजूद उसके लिए बेमायनी हो गया। ये नजरअंदाजी, ये खामोश इनकार, सब कुछ उसके दिल को काट गया। और हान ने चुपचाप मीटिंग खत्म की, कुर्सी धकेली और उठ गया। दिल में अजीब सा बोझ लिए वो अंदर आया। सर्द हवा चेहरे से टकराई मगर अंदर की आग को ठंडा ना कर सकी थी। वो गाड़ी में बैठा तो हाथ कांप रहे थे। शहर की रोशनियां धुंधला रही थी।
मगर उसके जहन में आरजू का चेहरा बार बार उभर रहा था। क्यों इतना बुरा लग रहा है? उसने खुद से सवाल किया। वो खुश है तो मुझे खुश होना चाहिए, मगर क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों मुझे ये सब कबूल नहीं? दिल के अंदर कुछ टूट रहा, शायद उसका गुरूर। वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दुराता रहा। बारिश की हल्की बूंदें विंडो स्क्रीन पर पड़ने लगी और हान ने रफ्तार कम नहीं की, जैसे खुद से भागने की कोशिश कर रहा हो। उसी लम्हे सड़क के किनारे एक साया दौड़ता नजर आया। एक लड़की ने नीले रंग का लिबास पहना था। खौफ से भागती हुई पास आई और हान ने ब्रेक ब्रेक दबाया, मगर गाड़ी फिसल गई और लम्हा भर में वो वजूद गाड़ी के सामने आ गिरा। या अल्लाह! वो झट से बाहर निकला, दिल जैसे बंद होने लगा। जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की का चेहरा जब उसने देखा तो कदम लड़खड़ा के, आरज़ू! वो चिल्लाया। चेहरे पर खराशे, दुपट्टा कीचड़ में लुत्थ था। सांस मदम थी। आरज़ू! उसे जल्दी से उसका सर पानी गोद में रखा, मगर वो बिल्कुल बेजान थी। दूर कहीं एक कार खड़ी थी। दरवाजा खुला, अंदर किसी के होने का एहसास था। वो अचानक किसी के कदमों की चाप वापसी की राह पर लेने लगी और हान ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वो साया फौरन गायब हो गया। उसने आरज़ू को बाजू में उठाया, गाड़ी के पीछे सीट पर निटार अस्पताल की सिम दौड़ लगा दी। इमरजेंसी के बाहर सफेद रोशनी के नीचे वो दीवार से लगा खड़ा था। डॉक्टर अंदर थे, नर्सें तेजी से आ जा रही थी। बारिश तेज हो गई थी, मगर उसका दिल उससे भी ज्यादा तूफानी हो चुका था। अब इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर के सवाल पर थम गया। क्या कहता? दोस्त नहीं, दुश्मन? शायद कुछ नहीं, मगर सब कुछ भी तो था। मैं नहीं जानता, बस इतना ही कह सका। डॉक्टर ने सर हिला दिया। खुशकिस्मती से ज्यादा चोटें नहीं आई, सदमा शायद ज्यादा है। शायद खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। अरहान ने लंबी सांस ली। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो नर्स ने दरवाजे से झांक कर उसे देखा। पेशेंट होश में है, मिल लीजिए। और अरहान आहिस्ता से अंदर आया। आरजू की आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे, मगर जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी। आप? उसने हल्की आवाज में कहा। आप यहाँ? और अरहान ने कुर्सी खींची, पास बैठ गया। तुम्हें सड़क पर देखा था। मुझे लगा। अल्फाज उसके गले में अटक गए। आरजू ने पलकें झुका ली और अरहान ने कुछ नहीं पूछा। वो जान गया था कि कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर आरजू ने आहिस्ता से उसे देखा। मुझे घर जाना है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? वो आगे बढ़ा तो आरजू ने उसका हाथ थाम लिया। फिर झुककर उसके हाथ पर अपना सर रखते हुए जारो की तार रो पड़ी थी। शिराज शिराज ने मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा। तो मेरा होने वाला शौहर था ना, मेरा पासवान, मेरा मुहाफिज। वो ऐसा कैसे कर सकता है? और हान जैसे अपनी जगह जम सा गया। क्या क्या कहा तुमने? उसे अपनी समातों पर यकीन न आया। आरजू ने फौरन से खुद को संभाला, सर उठाया और उसका हाथ छोड़ दिया। उसका नरम लम्स, गर्म लम्स और हान के वजूद से दूर हुआ तो वो भी संभल कर सीधा आरजू हुआ और आरजू ने फौरन से उसे अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। वो मुसलसल रो रही थी और हान ने मजीद कुछ ना पूछा। पास रखा पानी का गिलास उठाकर उसे दिया। अपने हाथ के अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। इट्स ओके, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ना कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। और हान ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे तसल्ली दी तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। चलो अब चलते हैं। और हान ने हाथ बढ़ाया तो उसने अपने ही सहारे से उसे आगे बढ़ने की कोशिश की तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। पूरी रात हॉस्पिटल में गुजर गई थी। घर वाले क्या सोचेंगे? वो डर रही थी। मैं हूं ना, रिलैक्स। गाड़ी में बैठते उसने अरहान से सवाल किया तो उसे तसल्ली देने लगा। गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। आरजू ने आंखों में आंसू लिए एक बार फिर से उसे देखा। ये सब क्या सोचेंगे? और अरहान ने आंखों ही आंखों में से इशारा किया। तुम रिलैक्स हो जाओ, बस बाकी मेरा काम है। वो आज पहली बार से इतना नरम दिल दिखाई दे रहा था। शायद उसने अरहान को समझने में गलती की थी। वो खड़ूस तो था, लेकिन नरम दिल खड़ूस था। हर किसी के सामने अपनी ये खुसूसियत जाहिर नहीं करता था और आज आरजू पर उसकी ये खासियत भी जाहिर हो गई थी। वो झुके हुए सर के साथ घर में दाखिल हुई तो सब हैरान परेशान थे। कैसी हो बेटा? वो दौड़कर अपनी अम्मी के गले लगी और रोने लगी। और हान ने मैं फोन करके बता दिया था। हम तो परेशान हो गए थे, उसने कहा, और मैंने खुद ले आऊंगा। मेरा दिल तो मानो डूब सा गया। और हान आगे बढ़ा। आंटी, वो इस वक्त सदमे में है, आप उसे थोड़ा वक्त दे। ये सुनकर आरजू उनसे अलग होकर मुंह पर हाथ रखते रोते अपने कमरे में बंद हो गई। मेरा दिल बैठा जा रहा है रहान। बेटा बताओ ना कि हुआ क्या है? ये सुनकर रहान धीरे धीरे चलता हुआ सोफे के पास बैठा और निगाहें उठाकर उन सबको देखा। सब लोग उसी के बोलने के मुंतजिर थे। दरअसल ये अच्छी बात तो नहीं, लेकिन सच्चा नाप सबका हक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आरजू की हालत उसके मंगेतर शराज की वजह से है। वहां मौजूद तमाम लोगों को सांप सूंघ गया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। शाहजमान साहब खड़े हुए थे और हान ने उन्हें तसल्ली दी। अंकल, ये वक्त जज्बात का नहीं है। अब बेशक शराज को यहाँ बुलाकर उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। शाहजमान साहब और हान की दूर अंदेशी के कायल हो गए थे। उन्होंने कॉल की, शराज के माँ बाप को कॉल करके बुलवाया।
तो आरजू सूजी आंखों के साथ वहां सबके सामने सर झुकाकर बैठी थी और जान भी मौजूद था। आपको अंदाजा है आपके बेटे ने क्या किया? उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, जबकि अभी 2 वक्त में 2 दिन में उसकी दुल्हन बनने वाली थी। इस बात को आप जस्टिफाई कर सकती हैं? आरजू के वालिद साहब की आवाज बुलंद हुई तो शराज के माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। शराज भी वहां मौजूद था, जो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। ये सब तो होता रहता है, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि आपकी बेटी कितनी पारसा है। अगर ये इतनी पारसा ना होती, नाम बेचते इसे अपने मंगेतर के साथ। ये सुनकर शाहजमान साहब का खून खोल उठा। इससे पहले कि वो कुछ कहते, आरजू खड़ी होकर उसने उंगली उठाकर शराज की तरफ देखा। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक रखना भी नहीं है। जो शख्स अपनी होने वाली बीवी की इज्जत का मुहाफिज ना हो, वो बाद में इसका मुहाफिज कैसे बन सकता है? माना कि बेशक मियाँ बीवी लिबास है, लेकिन उससे पहले कोई रिश्ता कायम करना बहुत बड़ा गुनाह है, और तुम इस गुनाह के मुर्तकिब हो। मैं तुमसे क्या रिश्ता जोड़ूंगी? मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करने के लिए तैयार हूँ। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मैं तुम जैसे शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। आरजू रोते हुए बहते आंसू के साथ शराज को उसकी हकीकत दिखा गई थी। क्या कर रही है आरजू? ये जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है। आरजू की वालदा ने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक शराज के माँ बाप उठकर जा चुके थे और मंगनी की अंगूठी वापस कर दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी 2 दिन बाद शादी थी और तुमने अपनी शादी तोड़ दी। उसकी वालदा का बस नहीं चल रहा था कि उसे थप्पड़ लगा दे। जो मामला बैठकर सुलझने का था, वो उसने बिगाड़ दिया था। पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। सब लोग क्या कहेंगे? थू थू करेंगे हम पर। तुम शराज को माफ कर देती बेटा। ये सुनकर आरजू बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अब कौन आएगा उसे ब्याहने? जिसकी शादी टूटने की खबर पूरे खानदान में फैल जाए तो फिर दोबारा उसकी शादी नहीं हो पाती। उसकी वालदा उसके गम को सीने से लगा गई थी और बुलंद आवाज में चीखते हुए उसे बताने लगी कि उसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बिगाड़ ली है। दादा जान भी उदास थे। शाहजमान साहब गुस्से में यहाँ से वहां टहल रहे थे और आरजू एकदम चुप फर्श को घूर रही थी। तभी रहान खड़ा हुआ। आंटी, मैं करूंगा आरजू से शादी। ये सुनकर जहां तमाम लोग ठहर के, वहीं आरजू ने निगाह उठाकर रहान की तरफ देखा था, जो खाली खाली निगाहों से उसे देख रहा था। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? आरजू की वालदा को यकीन ना है कि ये सच में हो सकता है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है और मुझे अपने बेटे पर फख्र है कि उसने एक ऐसे वक्त में आरजू को सहारा देने की कोशिश की है जब उसके अपने भी पीछे हट रहे थे। दरवाजे में खड़े सिराज अंसारी ने ये कहकर अपनी बाहें फैलाई थी। आरजू से अपने आंसू को जब्त किए हुए थे। उन्हें देखकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी और दौड़कर उनके सीने से लग गई। अंकल, अंकल, मुझे आपकी बेहद जरूरत थी। रिश्ता तोड़कर मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे घर वाले इस बात पे बिल्कुल ना एग्री थे। सिराज साहब ने उसके आंसू साफ किए। तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा किरदार साफ है और तुम्हारी नीयत साफ है। तुम्हारी जैसी बेटी तो किस्मत वालों को नसीब होती है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर का आंगन भी तुम्हारी हंसी से गूंजेगा और मेरे घर को रौनक बख्शेगा। आरजू की पलकें धीरे से झुक गई। उसने करखियों से और हान की तरफ देखा था, जो सीने पर बाजू लपेटकर सर झुकाए संजीदा खड़ा नजर आ रहा था। 2 दिन बाद शादी का दिन मुकर्रर था, लेकिन आरजू के अंदर बेचैनी हद से सवा थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी। रात के 10 बज रहे थे और हान से उसकी इस हवाले से बात ना हुई थी। वो पूछना चाहती थी कि कहीं वो उससे जबरदस्ती तो नहीं शादी कर रहा, कि उस पर तरस तो नहीं खा रहा। ये सब कुछ उसके लिए बेपनाह हैरानी का बायस था। भले आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जो उस सिर्फ कामदार जोड़े में सुनहरी दुपट्टा सर पर सजाए अपने आंगन में बैठी अपनी होने वाली मजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी। तभी से बैरूनी दरवाजे से बारात आती आई का शोर सुनाई दिया और हान सिराज अंसारी के हमला चलता अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए आरजू की सांसें जैसे रुक सी गई। उसने बेख्तियार अपने धड़कते हुए दिल को थामा और निगाहें झुका ली। घूंघट के पार से वो रहान की खामोश निगाहों को बखूबी देख सकती थी। वो धीरे धीरे चलता उसके बराबर में आकर बैठ गया। मौलवी साहब ने इजाब व कबूल के लिए उन दोनों से रजामंदी पूछी तो दोनों ने इंतहाई आहिस्तगी के साथ 3 बार कबूल है कर के कहकर एक दूसरे को अपनी जिंदगी में कबूल किया था। आरजू के लिए सब कुछ गैर मुतवक्का था और अरहान, उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। रुखसती का शोर मच उठा तो आरजू का दिल चाह दहाड़े मार मार कर रहा है। शिराज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसके दामन को दागदार करने की कोशिश की थी। और अरहान के साथ तो अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही ना थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ जन्मों के भीड़ की तरह लड़ते रहते थे और अब एक दूसरे के मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थे। खारसू का दिल खौफ से धड़क रहा था और हान के चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो बहते आंसू के साथ अपने घर को अलविदा कहकर अरहान के हमरा उसके घर आ गई थी। कमरे के बीचों बीच बैठी वो उसका इंतजार कर रही थी और थक चुकी थी। गौरी ने जब 2 बजाए तो उसका इंतजार जवाब दे गया और अपने अरूसी लिबास में बैठ के पुष्ट से टेक लगाए वही सो गई।
थोड़ी देर बाद उसे कमरे में आहट का एहसास हुआ तो एक झटके से सीधी होकर बैठी। और हमने इसका ये बिखराया हुआ अंदाज भरपूर अंदाज में देखा और अपना निचला होंठ दांतों तले दबाकर अपना हंसी को रोकने की कोशिश की। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके बराबर में बैठा, उसका घूंघट धीरे से उठाया तो आरजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती हूँ कि शादी आपने मजबूरी में की है, मुझ पर दाग न लगे इसलिए आपने मुझे बचाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ आप खुश नहीं है, इसलिए अगर आपको लगे कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो रवानी में उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी थी। अगर पर आकर पलके उठाकर अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जब उसने रहान की आंखों में देखा तो उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। अगले पल उसने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ा और धीरे से झुककर उसके माथे पर बोसा देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मिस आरजू, आपसे किसने कहा कि मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है? अरहान का मोहब्बत भरा लहजा सुनकर आरजू का दिल जोर से धड़का और उसने पलके झुका ली थी। तो फिर आपने मुझसे क्यों बात ना की? मुझे लगा आप मजबूर है। अरहान ने कहा, "श्श," कहकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। बस, आपको कुछ भी नहीं। मुझे तो लगा था कि मैं मरने लगा हूँ। तुम्हारी शादी का कार्ड देखकर मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का होते नहीं देख सकता। आरजू ने ये सुनकर बटी बटी निगाहों से उसे देखा। अब हैरान हो क्या हो रही हो? तुम्हारा ये शौहर तुम्हारा आशिक निकला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो हंस पड़ा था। आरजू ने पहले हैरत से अपनी आंखें फैलाई और हंसते हुए अपना सर झुका लिया। तुमसे लड़ते लड़ते कब तुम मेरे दिल में उतर गई मुझे पता ही ना चला। होश तो तब आया जब मैं शराज के साथ रेस्टोरेंट में देखकर मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुमने जरा ज़ारा जैसा हीरा खो दिया। उस दिन मुझे अपनी किस्मत पर दुख हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मेरी आजमाइश कर रही है और तुम मेरी ही झोली में आ गिरोगे। आरजू ने शर्माती हुई निगाहें अपनी नजर उस पर देखा था और फिर निगाहें झुका ली और अरहान ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की थी। पहली बार आरजू साहबा इतनी डरी से हुई शर्माई शर्माई नजर आ रही है, कुछ कमी कमी लग रही है। और लड़ने झगड़ने वाली आरजू कहाँ गई? अरहान की इस तरह कहने पर आरजू ने उसके सीने पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। अरे अरे बस कर गई क्या? पहली रात में मुझे खत्म करने का इरादा है? आरजू ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया जिसे अरहान ने भी साख्ता चूम लिया। तुम्हारी जैसी जिंदगी बेहद मुझे जरूरत थी। मैं हंसना भूल चुका था, अपनी जात को एक खौल में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मेरी जात के खौल को तोड़कर मुझसे एक नया अरहान बरामद किया। अब वो तुम्हारे साथ सामने तुम्हें मोहब्बत पाश निगाहों से देखकर ये सोच रहा है किस प्यारी से दुल्हन को अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोकर से यकीन दिलाऊं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर अरहान ने एक झटके से उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया और उसे दीवाना वार चूमने लगा। तो आरजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि उसका दिल सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। और अरहान की वारफर्द देखकर वो अपने रब के हजूर सजदा रेस हो गई थी, जिसने शराज जैसा बदकिरदार शख्स उसकी जिंदगी से निकाल कर और हान जैसा हीरा उसकी जिंदगी में फिट कर दिया था। तो उसकी मोहब्बत से शर्मसार होकर उसके कंधे पर सर रखे मोहब्बत से मुस्कुराते उसकी मोहब्बत बड़ी अदाओं को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कह रही थी। और यूं अरहान और आरजू का वो मिस मैच कपल जो इन दोनों ने कभी सोचा ना था अब एक दूसरे की नजर में परफेक्ट कपल बन चुका था।